साहब, राजनीति से परे जब आपकी बात की जाती है तो सबसे पहले आपकी विनम्रता की बात की जाती है, सादगी की बात की जाती है, सरल स्वभाव की बात की जाती है। आमतौर पर आज राजनेताओं के बीच यह मिजाज कम ही देखने को मिलता है। किसकी देन मानते हैं? कहीं परवरिश में ऐसा रहा, संघ से जुड़े रहे, वहाँ से आया, या फिर तजुर्बा लिया और फिर खुद को ऐसा ढाल लिया? वैसे तो देखिए, हम एक अत्यंत सामान्य परिवार से हैं। पिताजी किसान और फिर संघर्षशील जीवन पिताजी का भी, और दूसरा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना 1962 में। तब से ही संघ परिवार में नियमित रूप से नियमितता रही, मतलब मिलना जुलना, शाखा में जाना, आपस में भाई साहब, हर कोई को, छोटे बड़े को सभी भाई साहब। संस्कार तो मुझे संघ से मिले विशेष रूप से। जी, प्रचारक भी आप रहे कुछ समय के लिए, ऐसी चर्चा होती है। क्या वजह रही प्रचारक बने और फिर सक्रिय राजनीति में आ गए? किसी का दबाव रहा? नहीं, एक्चुअली दबाव भी थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं। मैं क्या, संघ में तो शुरू से ही था, लेकिन बचपन में मेरी शादी हो गई जी। हमारे में हो जाती थी, तब बाल विवाह का इतना, बाल विवाह का वो, फिर युवावस्था में ही गोना होता है। लेकिन इधर मैंने आरएसएस के कैंप किए, ओटीसी, तो लौट के आए थे और परम पूज्य गुरुजी का देहांत हो गया था। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर साहब जी। तो जब उनका देहांत हुआ तो वहाँ एक ऐसा वातावरण बना कि कुछ समय गुरुजी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगाना चाहिए। वो चाहते थे कि हिंदू समाज संगठित हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ समय देना है। तो मैंने 2 वर्ष दिए थे। कहाँ दायित्व संभाला? पहले तो पाली, फिर बाद में इमरजेंसी लग गई, तो फिर जालोर, सिरोही, पाली 3 जिलों में आंदोलन करवाना, यानी जेल भरो आंदोलन करवाना। जो जेलों में गए हमारे आंदोलन में, आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी देश में, सब नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था। आरएसएस के सरसंघ चालक जी उस समय बाला साहब बने, तो उनको भी गिरफ्तार कर दिया। तो हमको आंदोलन चलाना था, तो आंदोलन चलाने के लिए हमने फिर 3 जिलों में काम किया, परिवारों को संभाला उनके। और मेरा वारंट था मिसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का जी। लेकिन फिर भी हमने, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई? मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा रहा कि कुछ प्रयास करने पड़े या फिर नहीं? प्रयास तो क्या, वो बच के रहना था और वेश बदल के आंदोलन चलवाना था। अच्छा, आप भी वेश बदल कर रहे? हाँ। कौन से गेटअप रहे उस दौरान? साधु बने? नहीं, सरदार जी बने हम ज़्यादा। अच्छा जी। यानी कुल मिलाकर के 7.5 साल तक मैं आरएसएस का प्रचार कर लिया। फिर जब लौट के आए तो पीछे परिवार का दबाव था, जो बचपन में शादी हो गई थी तो गोना करना था। हाँ जी। तो फिर 99 के फेर में आ गए। फिर वापिस जीवन संघर्ष दूसरा चला। फिर टेक्सटाइल का काम किया, कारखाना। आपका भी संघर्ष रहा वैसा ही जैसा आप पिताजी का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि क्या है कि जब प्रचारक रहते हैं ना, तब तो संघ का काम करो, और जब गृहस्थ जीवन में आते हैं तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है, तो फिर उसमें लगते हैं। वो मुफली सी झेलनी पड़ी आपको भी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे तो भाग्य ने साथ दिया हमेशा ही जी। फिर बाद में मैं 87 में जिलाध्यक्ष बन गया पार्टी का जी। फिर दूसरी बार 93 में जिलाध्यक्ष बना। यूँ करके 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रही। फिर विधायकी का मौका मिला, उसका क्या अनुभव रहा, क्या यादगार रही? जब पहली बार आपको टिकट ऑफर हुई, आपने खुद ने दावा किया या फिर
पार्टी ने मैं- आगे से मैंने- अप्रोच किया आपको? पहले मैंने दावा नहीं किया, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। और जब 2003 में हम तो किसी और के लिए टिकट के लिए गए थे, उटाराम देवासी जी को जी सुमेरपुर से टिकट तय करवा के आ गए। लेकिन पता नहीं ओटाराम जी को क्या सपना आया, रात को स्वप्न में चामुंडा माता आई और उन्होंने मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, मैं तो लोगों के नॉमिनेशन फाइल करवा रहा था जी जी क्योंकि मैं ही वो जिला अध्यक्ष था उस समय। तो मैं रायपुर का हीरा सिंह जी का फॉर्म भरवाया, उसके बाद में सुरेंद्र गोयल जी का जैतान में फॉर्म भरवा के लौट रहा था। सुबह मैंने अखबार तो पढ़ लिया था कि देवासी हटे, काक का पलड़ा भारी, बिना काक का। अरे मैंने कहा ये देवासी जी ने गलत काम कर दिया। लेकिन फिर अचानक जसवंत सिंह जी जसोल, उनका फ़ोन आया मेरे पास। मजाक में उन्होंने कहा, अरे वो थानो ऊँट तो बैठ गयो। वो देवासी को मजाक में उन्होंने ऐसे कहा। हाँ, मैंने कहा साहब गलत हो गया। तो गलत क्या हो गया, अब तो ये जीत नहीं सकेगा। मैंने कहा ये बात तो सही है। तो कि तुम जा सकते हो क्या? मैंने कहा हम तो सिपाही है, भले कहीं भेज दो। और उसी रात को तब भी अंदाजा नहीं था कि ना मुझे नहीं, मैंने मजाक ही समझा। मैंने कहा अब क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे करेंगे। इतने में तो टीवी पर आया, लोगों ने मुझे जगाया कि बोले आप तो फॉर्म चुनाव लड़ रहे हो और हमको बताया नहीं। तो मैं तो सो रहा था, पत्नी ने जगाया कि बोले आप मारो छुपाओ बोले। मैंने कहा छुपाने की बात। तो कई जगह सफाई देनी पड़ी पहली टिकट पर। जीत गए। बस यूं ही राजनीति में, चुनावी राजनीति में आ गए। वो प्रचार का कोई किस्सा, क्योंकि उस दौर में बिना काक का वो आपके सामने ग्लैमर भी खूब हुआ करता था, कोई ऐसा किस्सा याद आता है? मेरे और उनके संबंध कभी खराब नहीं हुए। हम लोग चुनाव में दरमियान कहीं भी मिलते थे आपस में तो रुक करके 2 मिनट बात भी करते थे। वो भी मुझे भाई साहब बोलती थी जी बीना जी भी। कई बार मजाक भी होती थी क्योंकि मैं तो उधर सुमेरपुर का वोटर नहीं था। तो एक जगह कहीं खाने में बैठे थे तो बीना जी ने मुझे कहा कि भाई साहब मैं आपसे क्या वोट मांगूं, आपका तो मेरे विधानसभा में वोट ही नहीं है, नाम ही नहीं है। वो ये जताना चाहती थी कि आउटर है, बाहरी है, ये उसने जताने के लिए जनता के बीच में कहा। मैंने कहा आपका नाम तो है ना? क्या हाँ। तो मैंने कहा मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ। ऐसे करके वातावरण ही, मतलब थोड़ा माहौल ठीक ठाक, हमारा कभी भी कटुता नहीं, स्वस्थ माहौल रहा। बिल्कुल बहन भाई की तरह हमने चुनाव लड़ी। राजस्थान में भी ललित किशोर चतुर्वेदी जी, भैरव सिंह जी शेखावत, हरिशंकर जी भाबड़ा, इनसे भी मेरी सबके साथ बहुत निकटता भी रही। तो बाकी शेखावत साहब का जो अपना काम करने का तरीका था वो भी देखते थे, ललित जी का भी देखते थे। कोई अंदाज याद है उनका भी, कोई किस्सा याद है कि जो ताउम्र याद रहेगा राजनीतिक सीख के रूप में? शेखावत साहब का एक याद है, मैं जिलाध्यक्ष था और भैरव सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक थे बाली से। तो उस समय क्या है कि वो जो बैठकें होती थी तो मीटिंगें होती थी, उसमें लगातार 3 बैठकों में जो नहीं आता है उसको नोटिस जाता था, पत्र जाता था लिखित में। तो गलती से मेरे स्टाफ ने कोई पत्र बनाया तो उसमें एक शेखावत साहब का भी बन गया। और तो मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, भेजते थे सब। तो वहाँ से शेखावत साहब का एक वापस जवाब आया कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, मैं राजकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण से बैठक में नहीं आ सका। और मेरी तो पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? मुख्यमंत्री को ही नोटिस दे दी। मैंने कहा अपने यहाँ से कैसे पत्र चला गया? लेकिन उनका बड़प्पन देखिए, ऐसा करके जब उनका जवाब आया तो मुझे तो मतलब भय भी लगा कि दूसरी बार सामने कैसे जाऊंगा। उतार चढ़ाव आपने भी काफी देखे, लेकिन कभी गुस्सा आक्रोश आप पर नहीं आया? आप योग भी करते हैं, क्या लगता है वो कहीं उसमें ये रहा? संघ का अनुशासन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा। योग से क्या? योग भी मैं तो शुरू से ही योग करता हूँ, 1968 से ही बराबर
नियमित रूप से योग का अभी जरूर ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समय नहीं मिल पाता, लेकिन नियमितता थी पहले। परिवार के साथ कैसे मैनेज करते हैं? व्यस्तता बहुत बढ़ जाती होगी अब तो, क्योंकि देखते हैं परिवार भी बढ़ गया है, बच्चे भी हैं, समय तीसरी पीढ़ी भी आपका इंतजार करती होगी दादा के साथ खेलने का, तो वो मैनेज नहीं कर पाते होंगे। वो चुनौती है, कहीं प्रदेशाध्यक्ष बनने की खलल है घर में? खलल है, घर में तो है, लेकिन मैं इसमें मेरी पत्नी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका भी बहुत सहयोग और परिस्थितियों से समझौता करना उन्होंने तय कर लिया। ये बात सही है, थोड़ा कभी पोते से मिलता हूँ, कभी तो मन करता है थोड़ी देर उसके साथ रहूँ, लेकिन समय की कमी, अपनी मर्यादाएं हैं, वो सब दायित्व तो निभाना तो पड़ता ही है। जी, आपका एक वीडियो पानी में योग करते हुए भी काफ़ी चर्चित रहा था, क्योंकि उसमें पूरा यूं लग रहा था कि एक योग साधना, एक पक्का योगी वहाँ पर है। ये हम लोग कुछ मित्र थे, तो ये अभ्यास करते करते ये हो गया। मैं पद्मासन करके और ये कैंची सिर पे लगा करके पानी पे सो सकता हूँ, घंटों सो सकता हूँ। कहाँ किया ये अभ्यास? वहीं पाली में ये पाली में डिस्ट्रिक्ट क्लब है, उसमें स्विमिंग पूल है, वहाँ हम लोग बहुत पहले जाया करते। मैं लाइफ मेंबर हूँ उसका। आपने मोदी जी का जिक्र किया। एक चर्चा होती है कि किस्सा ऐसा भी रहा कि मोदी जी ने खुद आपसे संपर्क किया, कितनी सच्चाई है और क्या कुछ रहा उसमें? मैं तो देखिए 1976 में मोदी जी आए थे सरदार के वेश में। हमने एक कैंप लगाया था अंडरग्राउंड रहते हुए एक कैंप लगाया था, चलता फिरता जी, जिसमें आज हम आबू माउंट है, तो दूसरे दिन अंबाजी है, तीसरे दिन पालीताना है, चौथे दिन ऐसे करके यूँ हमने कैंप रखा था, जहाँ नहीं था। एक एक दिन एक एक रात कहीं रुकते थे, बाकी कैंप करते थे दिन में। और आप लगातार साथ रहे? मैंने ही व्यवस्था करी थी उसकी। तो एक बार सरदार जी के वेश में ये आए, लेकिन हमको तब नहीं पता था कि ये नरेंद्र भाई मोदी जी है। अच्छा, हमको तो बाद में जब ये पता चला कि अच्छा यही आए थे उस दिन हल्दी घाटी में, उनका जोरदार। के बाद तो हम जब एकता यात्रा में नरेंद्र भाई मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में थे, तब भी हम मिले। उसके बाद हम मिलते रहे और इन्होंने याद तो किया था 2 बार। एक बार तो हमने जो आबू में मोदी जी की सभा की, तो मैं वहाँ का प्रभारी था, तो उस समय आप रात के 10 बज गए थे, इसलिए मोदी जी ने भाषण देने से मना कर दिया जी। फिर दूसरी बार इन्होंने वहाँ वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा। दूसरी बार हमने स्थान बदल दिया, सिरोही कर दिया। तो सुबह सुबह बताया कि बोले मैंने तो वहाँ का कहा था, मैं वहीं जाऊँगा। एक तो ये, दूसरा वो कोई जब विधानसभा में टिकट हमको नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत हमने भी सोचा कि ऐसा क्यों है, तो उस समय मोदी जी का बोले जाके विड्रॉ करो, एक लाइन केवल और कुछ नहीं, सिंगल लाइन में, मदन राठौड़ उनका प्रणाम साहब, जाकर विड्रॉ करो बस। न मैं बोला न वो बोला, उन्होंने फ़ोन काट दिया, बात खत्म। और फिर तो कोई मेरे पास विकल्प था ही नहीं। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि वो मुझे राज्यसभा में भेजेंगे। अचानक राज्यसभा पार्टी ने निर्णय किया, फिर अचानक ही ये प्रदेश का दायित्व भी मिला। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इसकी। मैं परिवार पर लौटता हूँ एक बार। कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे उनका करियर बना, क्या आपका योगदान रहा उसमें? बेटी तो ससुराल है, 2 बेटे हैं, एक पोता है, और परिवार अपना काम, मेरा कारखाना है, 2 फैक्ट्री है, चल रहा है।
तो सादगी के किस्सों में कई और बातें हो सकती है, लेकिन समय की मियाद होती है। मदन राठौड़ साहब से कोशिश हमने की कि उन बातों को जाने जो अक्सर शायद आपने सुनी होगी, नज़दीक से गुजर गई होगी, लेकिन तह तक जाकर आप समझ पाए कि ये किरदार इतनी सादगी भरा क्यों है। नॉन पॉलिटिकल में फ़िलहाल इतना ही। अगले पड़ाव पर जब मुलाकात होगी तो चर्चा का दूसरा दौर भी शुरू करेंगे। नमस्कार।